वंस द प्रोटीन स्ट्रक्चर हैज बीन सॉल्व, सबसे पहले तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करना क्या है कि उसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड आउट किया जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बेस पे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़े होंगे, जिसके अंदर एक्स वाई जी के एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जी के। और ये कोऑर्डिनेट्स सिर्फ पॉजिटिव साइड के नहीं होते बल्कि नेगेटिव के भी होते हैं, यानी कि पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई एंड पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई। ये चार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने मैट्रिक में पढ़े थे। मगर क्या है कि इन रियल लाइफ ये चार नहीं होते कोऑर्डिनेट्स। इन रियल लाइफ देयर आर ऑलवेज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, तो ये कोऑर्डिनेट्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। ठीक है, बिफोर कंप्यूटर विजुअलाइजेशन इसके अंदर जी पॉजिटिव और जी नेगेटिव के कोऑर्डिनेट्स भी एडेड होंगे, जिसके अंदर फिर एक्स वाई जी तीनों पॉजिटिव, एक्स वाई जी तीनों नेगेटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनकी कम साथ को जो है बनाएगा। Before computer visualization software was developed, molecular structures were presented by physical models of metal wires, rods and spheres. आप लोगों ने आप लोगों ने शायद देखा हो कभी कि आपके पास या आप लोगों ने केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हुए आप लोग शायद टीचर ने दिखाया हो, मेटल की वायर्स यूज़ की जाती हैं और साथ में उनके स्क्वेयर्स यूज़ किए जाते थे शो करने के लिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है या यहाँ पर वो मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। सेम वाज मेथड यहाँ पर पहले यही तरीका जो है प्रोटीन्स के लिए यूज़ किया जाता था, बट आपको पता है अमीनो एसिड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से वो ये इनको शो करना ज़्यादा मुश्किल था। With the development of computer hardware and software technology, sophisticated computer graphics programs have been developed for visualizing and manipulating complicated three-dimensional structures. लेकिन अब क्या है कि आपके पास हमारे पास जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर ग्राफिकल प्रोग्राम ऐसे बन गए हैं जिसकी वजह से विजुअलाइजेशन और मैनिपुलेशन जो है वो ज़्यादा इजी हो गई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस eras. The computer graphics help to analyze and compare protein structures to gain insight into functions of the protein. अब इसकी वजह से हमारे लिए ज़्यादा इजी है कि हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम की बेस के ऊपर या ग्राफिक्स की बेस के ऊपर इसको कंपेयर भी कर सकते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को, और इनके फंक्शंस जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर फाइंड भी कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अब प्रोटीन स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन के जो मेथड्स हैं वो क्या है कि आपके पास द मेन फीचर ऑफ कंप्यूटर विजुअलाइजेशन प्रोग्राम इज़ इंटरएक्टिविटी। अब इंटरएक्टिविटी क्या है कि आप इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अपनी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है इससे विजुअलाइज नहीं कर सकते, उसके माइन्यूट डिटेल्स को भी जूम इन करके फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा आप उसके अंदर से एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को हाईलाइट कर सकते हो ताकि आप उसके बारे में ज़्यादा पढ़ सको। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा अमीनो एसिड है जो कि डोमेन में है और एक्टिव साइट पे काम करता है, तो आप उसको क्या करोगे, आपको उसको पूरी प्रोटीन में से ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू यूज़ करते हुए उसको सेलेक्ट करोगे और वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड जो है आपके पास सेलेक्ट होकर आ जाएगा। उसकी वजह से फिर आपको जो उससे काम करना है उसकी इंटरेक्शन चेक करनी है कि वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है या उसका कौन सा जो है एटम किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, वो हम इजीली देख सकते हैं। The main feature of computer visualization program is interactivity, which allows user to visually manipulate the structural image through a graphical user interface. At the touch of a mouse button, a user can move, rotate, उसको मूव भी कर सकता है, उसको रोटेट भी कर सकता है, यानी कि थ्री डायमेंशन में उसको सिर्फ एक जगह स्टिल नहीं बल्कि आप उसको मुख्तलिफ एंगल से चेक कर सकते हो। एंड जूम एंड एटॉमिक मॉडल on a computer screen in real time or examine any portion of the structure in great detail, as well as draw it in various forms in different colors। ठीक है, इसके अलावा आप उन्हें डिफरेंट कलर्स के साथ भी ड्रॉ कर सकते हो। Further manipulations can include changing the conformation of a structure by protein modeling or matching a ligand to an enzyme active site through docking exercise। अब डॉकिंग एक्सरसाइज क्या है कि आप इसके अंदर क्या करते हो कि एक प्रोटीन होती है आपके पास और एक आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। दैट स्मॉल मॉलिक्यूल कुड बी अ प्रोटीन,
दैट कुड बी अ ड्रग। इसके अलावा वो डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके साथ उस प्रोटीन ने इंटरेक्ट करना है उसको हम लाइगेंड बोलते हैं या फिर उसे स्मॉल मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। डॉकिंग के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, दो मॉलिक्यूल्स का होना ज़रूरी है। एक आपका मेन मॉलिक्यूल होता है दैट इज़ प्रोटीन, इसके अलावा एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है जो कि इंटरैक्ट करवाया जाता है ऑन अ स्पेसिफिक साइट। अगर आप करवाते हो तो उसको हम टारगेटेड डॉकिंग कहते हैं, और अगर हम ऐसे ही करवा देते हैं, हमें स्पेसिफिक साइट नहीं पता, हम वैसे ही कह देते हैं कि आप जो डॉकिंग करते हैं तो दैट इज़ ब्लाइंड डॉकिंग। अब ब्लाइंड डॉकिंग में ये होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि आपका जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो किस जगह जाके इंटरेक्ट करेगा, उसे जहाँ पर भी अपना इंटरेक्शन मिलेगा वो वहाँ पर ही अटैच कर जाएगा। डॉकिंग भी एक आपका जो है ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम ही है, या आप कह लो कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए हम प्रोटीन के इंटरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं। ये जस्ट प्रोटीन इंटरेक्शंस और या फिर आप कह लो कि प्रोटीन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल इंटरेक्शंस के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा, next is because a protein data bank data file for a protein structure contains only x, y and z coordinates of atom। आपने पहले पढ़ लिया है कि पीडीबी जो होती है प्रोटीन डाटा बैंक फाइल जो है उसके अंदर x, y एंड z coordinates सिर्फ मौजूद है। The most basic requirement for a visualization program is to build connectivity between atoms to make a view of a molecule। अब सबसे पहले जो है आपका जितने भी विजुअलाइजेशन प्रोग्राम्स हैं वो क्या करते हैं, कनेक्टिविटी बिल्ड करते हैं इन एटम्स के दरमियान ताकि वो इसको इजीली विजुलाइज कर सकें या देख सकें। The visualization program should also be able to produce molecular structures in different styles। वही डिफरेंट स्टाइल्स क्या हैं कि आपके डिफरेंट तरीक़ों से उसे बनाना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल वायर फ्रेम है, बॉल एंड स्टिक मॉडल्स हैं, स्पेस फिलिंग मॉडल्स हैं, स्पेस फिलिंग स्फीयर्स हैं और रिबन्स हैं। अब वायर फ्रेम्स क्या है कि वायर फ्रेम्स क्या है कि आपके पास सिर्फ वायर्स होंगी और उनके जॉइंट के ऊपर आपके पास जो है वो एटम मौजूद होगा। जो वायर्स हैं दोज आर इंडिकेटिंग बॉन्ड लेंथ, कि वहाँ पर दो एटम्स के दरमियान कोई बॉन्ड है। ठीक है, इसके अलावा जो बॉल एंड स्टिक मॉडल है दैट विल इंडिकेट कि एक स्टिक जो है वो बॉन्ड को शो करेगी कि बॉन्ड लेंथ क्या है, और जो बॉल है दैट विल इंडिकेट द एटम कहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा स्पेस फिलिंग स्फीयर्स हैं, इसमें स्फीयर्स यूज़ होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं बॉल से, और ये आपके जो है इनके दरमियान में किसी तरह के बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ शो नहीं की जाती यूजिंग स्टिक, बल्कि उनको डायरेक्ट ज्वाइन किया जाता है। उसकी वजह से वो ऐसे लगता है जैसे स्पेस जो उनको दी गई है उसको उन्होंने फिल कर दिया बिल्कुल, जिसकी वजह से इनका नाम स्पेस फिलिंग स्पेस रखा गया है। इसके अलावा रिबन्स है, रिबन्स जो है वो आपके ऐसे विजुअलाइजेशन स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन है जिसके अंदर आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो शो किए जाते हैं। ये फिगर 13.1 में दिखाई भी हुई है ऑन पेज नंबर 88। अच्छा, a wireframe diagram is a line drawing representing bonds between atoms। ठीक है, the wireframe is the simplest form of model representation and is used for localizing positions of specific residues in a protein structure. So, for displaying a skeletal form of a structure when C alpha atoms of each residue are connected। अब वायरफ्रेम जो है वो सिर्फ आपके सी अल्फा एटम्स को कनेक्ट कर रही होती है। इसके अलावा इसमें दूसरे एटम्स जो है वो जो साइड चेन्स हैं वो इतनी ज़्यादा क्लियरली शो नहीं की जाती, क्योंकि इसको यूज़ किया जाता है फॉर लोकेशन और लोकलाइजिंग ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड या स्पेसिफिक रेजिड्यू। Ball and sticks are solid spheres and rods representing atom and bond। Sticks जो हैं वो आपके bonds को और rods जो हैं वो आपके bonds को, और जो spheres हैं solid spheres वो आपके atoms को represent करते हैं respectively। These diagrams can also be used to represent the backbone of a structure। ये बैकबोन ऑफ अ स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए या देखने के लिए भी यूज की जाती है इन अ स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन। और कोरे पॉलिंग एंड पोल्टन CPK स्पेस फिलिंग स्पेयर्स को CPK भी कहा जाता है।
is which atom is described using large solid spheres with radii corresponding to the van der Waals radii of the atoms. इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि वैन डर वाल रेडियाई की अकॉर्डिंग इसके एटम्स जो है वो उनका रेडियस रखा जाता है, यानी कि जो बड़ा एटम होगा उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा. Ribbon diagrams use cylinders or spiral ribbons to represent alpha helix and broad flat arrows to represent beta strands. This type of representation is very attractive in that it allows easy identification of secondary structural elements and gives a clear view of the overall topology of the structure. एक तो वो आपको secondary structures find out करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, दूसरा वो टोपोलॉजी बता देता है कि आपकी प्रोटीन की टोपोलॉजी क्या है. एंड द टोपोलॉजी मीन्स कि आपकी प्रोटीन की अगर आप अपनी जो अगर आप लोग अपने हैंड जो है वो उसको फिस्ट की फॉर्म में बंद कर लो तो आप कोई भी जो देखेगा उसको क्या नज़र आ रहा है कि आपके जो हैंड है दैट इज इन सर्कुलर फॉर्म विद अ बल्ज इनसाइड. जो आपकी फिस्ट वाली साइड है, जिस साइड पर आपकी फिंगर्स है, उस साइड पर वैसे महसूस होता है कि इनवर्ड कोई बल्ज है या इनवर्ड उसके कोई जो है चीज़ जिसकी वजह से वो अंदर चला गया. तो ये उसकी एक फिस्ट की ओवरऑल टोपोलॉजी है कि आपकी जो फिस्ट है वो ऑलमोस्ट राउंड इन शेप है लेकिन एक तरफ से अंदर की तरफ गई हुई है. ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्रोटीन की भी टोपोलॉजी होती है. सरफेस टोपोलॉजी हमेशा जब भी टोपोलॉजी की बात होगी बेटा, ये नोट्स आप लोगों के पास मौजूद हैं, मेरे पास स्क्रीन पे नहीं है. या आप लोगों के पास हार्ड फॉर्म में मौजूद है, आप हार्ड फॉर्म में भी आप लोगों को दिए गए थे. सेकेंडली ये आपके पास जो बुक है एसेंशियल बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, उसमें से नोट्स हैं. टोपोलॉजी अब आप लोगों का जो सीआर है मैं उसको दोबारा कहती हूँ. आप लोगों को वो जो बुक है वो आप लोगों को याद करवाएगा कि उसने कब आप लोगों को सेंड की थी ईमेल में. ओवरऑल टोपोलॉजी ऑफ द स्ट्रक्चर की समझ आ गई है या नहीं आई तो आप लोगों को जब लास्ट में मैं मौका देती हूँ फिर आप मुझसे पूछ लेना. द रिजल्टिंग इमेजेस आर आल्सो विजुअली अपीलिंग. इसके अलावा जो आपके जो इमेजेस आते हैं रिबन्स को यूज़ करते हुए वो अपीलिंग होते हैं क्योंकि वो आपको स्ट्रक्चरल डिटेल्स ज़्यादा दे रहे होते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ones. Different representation styles can be used in combination to highlight a certain feature of a structure while de-emphasizing the structure surrounding it. अब क्या किया जाता है कि सिर्फ यही नहीं है कि ये 4-5 मेथड्स हैं, बल्कि जो आपके ऑनलाइन या सॉरी ये जो आपके पास प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ये प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट चाहिए तो ये उस स्पेसिफिक पार्ट को विजुअली अपीलिंग भी बनाकर आपको दिखा सकते हैं. सेकेंडली जो उसके इर्द गिर्द का पार्ट है जो आपको नहीं चाहिए आप उसे डिम आउट कर सकते हो, उसको आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो ताकि आपको जो अपना जो आपकी पसंद की चीज़ है या जो आपकी रिक्वायर्ड आइटम है वो आप ज़्यादा सही से विजुलाइज कर सको. For example, a cofactor of an enzyme can be shown as space-filling spheres, while the rest of the protein structure is shown as wireframe or ribbons. अब इसमें उसने एग्जांपल दी है कि आपके पास जो है जो उसके साथ आन के लगने वाला कोफैक्टर था वो आप उसको एक तरह से शो कर सकते हो स्पेस फिलिंग में, जबकि आप प्रोटीन के मेन स्ट्रक्चर को सिर्फ वायरफ्रेम या रिबन्स की फॉर्म में भी शो कर सकते हो. Some widely used and freely available software programs are for molecular graphics are introduced next with examples of rendering provided in picture 13.2. अब नेक्स्ट उसने जो है वो आपको कुछ प्रोग्राम्स बताए हैं जो कि आपको डिफरेंट वो देते हैं. ये आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स बताए गए हैं जो कि आपको डिफरेंट जो है वो अवेलेबिलिटी देते हैं आपको उस डिफरेंट मेथड से उसको देखने के तरीके प्रोवाइड करते हैं. सबसे पहला इसमें जो है दैट इज रासमोल. रासमोल जो है ये आपका रासमोल इज़ अ कमांड लाइन बेस्ड व्यूइंग प्रोग्राम है. कमांड लाइन जो है ये आपके फॉर एग्जांपल आप लोगों ने शायद वो रन के नाम से पढ़ा हो या सुना हो.
आपके ये विंडोज़ में भी ऑप्शन होता है आपके पास कि आप के पास अगर किसी को यानी कि आप अगर माउस को यूज़ किए बगैर काम करना चाहते हो तो यू कैन सिंपली ओपन योर फोल्डर यूजिंग रन प्रोग्राम। रन से आप जो है वो कोई भी डायरेक्टरी भी ओपन कर सकते हो, उसके अंदर मौजूद फाइल्स भी एक्सेस कर सकते हो। ये इसी तरह रेस्टमोल जो है ये भी आपका कमांड लाइन बेस्ड है, ये भी उसी तरह के कंसोल में ओपन होता है। दैट कैलकुलेट्स कनेक्टिविटी ऑफ अ कोऑर्डिनेट फाइल एंड डिस्प्लेज वाइड फ्रेम सिलेंडर स्ट्रिक्ट बॉन्ड्स अल्फा कार्बन ट्रेस स्पेस फेरिंग्स स्क्वेयर्स एंड रिबन्स। ये आपके ये काफ़ी सारे जो है वो कोऑर्डिनेट्स वो प्रोवाइड करता है। इट रीड्स बोथ पीडीबी एंड MMCIF formats and can display a whole molecule or specific part of it। पूरा मॉलिक्यूल भी शो कर सकता है। अगर आप पूरा मॉलिक्यूल नहीं स्पेसिफिक पार्ट देखना चाहते हो तो ये स्पेसिफिक पार्ट भी शो कर देता है। इट इज़ अवेलेबल इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, यूनिक्स बेस्ड है, विंडोज़ है, मैक बेस्ड है, Macintosh। Desktop is a new version of Rasmol for Windows with a more enhanced user interface। Desktop जो है इसके अंदर यूजर इंटरफेस इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब इसके बाद जो है दैट इज स्विस पीडीबी व्यूअर। स्विस पीडीबी व्यूअर जो है ये आपका क्या है कि आप समझ लो कि स्विस पीडीबी स्विस फ्रॉड के ऊपर ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। स्विस पीडीबी व्यूअर इज अ स्ट्रक्चर व्यूअर फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज़ किया जाता है। एक्सप्रेसी के पास मौजूद है। इट इज़ एसेंशियली अ स्विस आर्मी नाइफ फॉर स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन एंड मॉडलिंग। ये बेसिकली स्विस आर्मी नाइफ है। स्विस आर्मी नाइफ क्या है कि आप लोगों ने शायद देखी हो, छोटी छोटी नाइफ्स होती हैं, उनके अंदर कटर भी मौजूद होता है, नाइफ होती है, नेल कटर होता है, इसके अलावा बॉटल ओपनर होता है। ये आप वो ये आर्मी नाइफ्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी फ्रॉम स्विस गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम, जिसके अंदर सिपाहियों के लिए जो है उन्होंने ये बेसिकली की थी ताकि वो अपने हर तरह के काम जो है जब वो बॉर्डर पे हो या हार्ड एरियाज में हो तो वो छोटे से पैक में ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। It is essentially a Swiss Army knife for structure visualization and modeling because it incorporates so many functions in a small shareware program। ठीक है, ये आपका बहुत छोटा शेयरवेयर प्रोग्राम है और ये आपके बहुत सारे फंक्शंस को इनकॉर्पोरेट किए हुए। इट इज़ कैपेबल ऑफ स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन एनालिसिस एंड होमोलॉजी मॉडलिंग। ये स्ट्रक्चर को विजुअलाइज भी करवाता है, एनालिसिस भी उसका करवाता है। एनालिसिस क्या है कि आप अगर स्पेसिफिक पार्ट को देखना चाहते हो तो दैट इज एनालिसिस। और इसके अलावा ये होमोलॉजी मॉडलिंग भी करवाता है। होमोलॉजी मॉडलिंग का फ़ायदा ये है कि आपके पास जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है ये उसके साथ जो है वो उसके अगेंस्ट जो है न्यू मॉडल जनरेट कर सकता है। इट अलाउज डिस्प्ले ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर्स एट द सेम टाइम इन डिफरेंट स्टाइल्स बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और बाय सरफेस एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, ये आपके पास मल्टीपल स्ट्रक्चर्स जो है उनको डिस्प्ले करवाता है इन डिफरेंट स्टाइल। और किस तरह से करवाता है? बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस की तरह, नेगेटिव चार्जेस की तरह। और बाय सरफेस एक्सेसिबिलिटी। सरफेस एक्सेसिबिलिटी क्या है कि आपके कितनी प्रोटीन की कितनी सरफेस या कितने अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि accessible to other molecules हैं, that is called surface accessibility। it can measure distances, ये distances में measure करता है between between bonds। फिर उसके बाद दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान डिस्टेंस के कितना डिस्टेंस है। फिर उसके बाद ये एंगल्स मेजर करता है ऑफ बॉन्ड्स एंड इवन म्यूटेट रेजिड्यूज। और इसके अलावा म्यूटेट करता है रेजिड्यूज को, म्यूटेटेड रेजिड्यूज को भी मेजर करता है। इन एडिशन इट कैन कैलकुलेट मॉलिकुलर सरफेस, में मॉलिकुलर सरफेस को भी कैलकुलेट कर सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मॉलिक्यूलर सरफेस क्या है कि आपके कितने मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस पे फ्री अवेलेबल है फॉर इंटरेक्शन, दैट इज मॉलिक्यूलर सरफेस। या आपके सरफेस के ऊपर आने वाले मॉलिक्यूल्स किस किस्म के हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को चेक करता है। रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट जो है ये आपका एक स्पेसिफिक प्लॉट है जो कि आपके प्रोटीन के अंदर मौजूद फाई एंड साई एंगल्स को कैलकुलेट करता है कि फाई एंड साई एंगल्स जो आपके प्रोटीन के अंदर मौजूद हैं क्या वो सही अलाउड रीजन में है या नहीं है। अगर वो ज़्यादा अलाउड रीजन में हो तो आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो पास कर जाता है, और अगर ना हो तो उसकी वजह से आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्टेड
प्रोटीन स्ट्रक्चर माना जाता है। द एंड सो ऑन, और इसी तरह के और भी मिलते जुलते यानी कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को की स्टेबिलिटी के लिए जो ज़रूरी टेस्ट है वो ये कर लेता है। The homology modeling part include energy minimization and loop modeling. homology modeling जो है वो डिफरेंट स्टेप्स में इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये जो इसे दो पार्ट कर सकता है, दैट इज़ एनर्जी मिनिमाइजेशन, उसकी एनर्जी मिनिमाइजेशन कर सकता है जिसकी वजह से आपका जो मॉडल है वो स्टेबल हो जाता है। और दूसरा ये लूप मॉडलिंग कर सकता है, यानी कि जो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको मॉडल कर सकता है, बाकी ये काम इतने अच्छे से नहीं करता। अच्छा, इसके बाद बेटा मुझे ना ये, अब आप लोग ऐसा करो कि आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। अपनी जो अटेंडेंस है वो मुझे अभी 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दो, ठीक है? बाकी ये रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर दूँगी, और आप लोग जो है ना बाकी स्टूडेंट्स के साथ ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, ताकि वो भी जो है ये कर सकें इसको।